अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर नंबर 14 के रिमेनिंग लास्ट 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। और आज के इस लेक्चर के बाद हमारा चैप्टर नंबर 14 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। थ्योरी भी सीख ली होगी हमने और इसके एक्सरसाइज के तमाम पॉइंट्स भी कर लिए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए अपने आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर के लिए ये 10th प्रॉब्लम है। चलिए इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेज a 100 watt lamp bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to 250 volts supply। एक 250 volts सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द करंट विच फ्लो इन ईच अप्लायंस। आपको बताना है कि इन में से करंट कितना पास करेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इन यूज। आपको साथ ही इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बताया नहीं गया कि ये 100 वाट का लैंप और 4 किलो वाट की वाटर हीटर सीरीज में कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये बताया नहीं गया, आई रिपीट। तो हम भी डियर स्टूडेंट्स इन्हें ये कंसिडर नहीं करेंगे कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। हम कंसिडर करेंगे कि ये दोनों अप्लायंसेस इंडिविजुअली 250 वोल्ट सप्लाई के साथ इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि बताया नहीं क्या सीरीज में कनेक्टेड है, तो वी विल ट्रीट देम दैट दे आर कनेक्टेड इंडिविजुअली विद द सप्लाई। तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द गिवन ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लिखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले बताया गया है द पावर ऑफ द बल्ब इज 100 वाट। स्टूडेंट्स, पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प इज 100 वाट, तो मैंने इसे P1 लिख दी 100 वाट, और साथ ही P2 यानी पावर ऑफ द वाटर हीटर इज 4 किलो वाट। तो 4 किलो वाट को अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो ये तकरीबन 4000 वाट्स लिखा जा सकता है। और इन दोनों को सप्लाई दी गई है 250 वोल्ट्स की, तो वोल्टेजेस आर 250 कॉमन इन बोथ। अब आपसे पूछा क्या क्या जा रहा है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड क्या क्या है। सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस फॉर लैम्प, यानी I1 चाहिए, सिमिलरली R1 चाहिए, और इसी तरह से द करंट एंड रेजिस्टेंस फॉर द वाटर हीटर यानी I2 चाहिए, और इसी तरह से R2 चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास रिक्वायर्ड भी आ चुका है। तो चलिए अब सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट ए को यानी इस लैंप को सॉल्व करने के लिए सोचिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। आप कहेंगे कि पावर इज इक्वल्स टू VI होती है। तो अगर आपको वोल्टेज गिवन हो और पावर गिवन हो तो आप करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, I1 कैन बी रिटन एज P1 ओवर V, क्योंकि वोल्टेजेस तो दोनों के सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, P1 क्या लिखूं, द पावर ऑफ द लैम्प इज 100 वाट्स डिवाइडेड बाय वोल्टेजेस कितने हैं इसको मिलने वाले 250। तो डियर स्टूडेंट्स, I1 की क्या वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ I1 इज गोइंग टू बी क्या आएगी, कैलकुलेट कीजिए, 100 को 250 पे डिवाइड कीजिए। द वैल्यू इज गोइंग टू बी 0.4 एम्पेयर्स। तो ये वैल्यू तकरीबन 0.4 एम्पेयर्स के करीब आ जाएगी। My dear students, this is the current that will be passing through the 100 watt lamp। ये सिर्फ अभी आपने I1 को कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, अब आप R1 कैलकुलेट करेंगे। How can you calculate R1? By using the simple formula V is equals to IR। तो स्टूडेंट्स, R किसके इक्वल आ जाएगी, रेजिस्टेंस R1 is going to be V over I1। तो वोल्टेजेस तो सेम है 250, R1 के लिए मैं लिख दूंगा वोल्टेजेस के लिए 250 ओवर I1 इज 0.4। तो डियर स्टूडेंट्स, R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेटर पे अगर 250 को 0.4 पे डिवाइड किया जाए, सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 625 ओहम्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके लिए R1 की यानी रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली।
So this is the first part of this numerical problem. Now in a very similar way we are going to solve the second part or the part B of the numerical problem. तो चलिए वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं फिर से. P इज इक्वल टू वी आई का फॉर्मूला लगेगा और इस वाटर हीटर के लिए भी हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, I2 इज इक्वल्स टू P2 ओवर V की वैल्यू आ जाएगी. स्टूडेंट्स P2 क्या होगा? सो P2 इज गोइंग टू बी 4000 over voltages are again 250. So my dear students, I2 की वैल्यू कैसे आएगी? आप सिंपली 4000 को 250 पर डिवाइड कीजिए. द करंट इज गोइंग टू बी 16 amperes. So my dear students, the current that is passing through this इलेक्ट्रिक वाटर हीटर इज 16 एम्पेयर्स. तो आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा पावर फुल होने की वजह से कितना ज़्यादा करंट सर्किट से ड्रॉ करेगा, तकरीबन 16 एम्पेयर्स. स्टूडेंट्स अब आप इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सेम बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR. तो स्टूडेंट्स R किसके इक्वल आ जाएगा? R2 इज गोइंग टू बी V ओवर I2. इसको मिलने वाले वोल्टेजेस भी तकरीबन 250 वोल्ट्स हैं और करंट की वैल्यू 16 है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक वाटर हीटर? दैट इज 15.6 ओम्स. तो ज़्यादा करंट पास करवाने के लिए यकीनन इसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए. तो आप देख सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस 15.6 ओम्स के इक्वल आती है. तो आप तमाम चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं. I1 is 0.4, R1 is 625 ohms. इसी तरह से I2 is 16 amperes and R2 is 15.6 ohms. उम्मीद करता हूँ कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ आ चुका है, अभी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं रहा. स्टूडेंट्स, ये तो हमारा न्यूमेरिकल 14.10 कंप्लीट हुआ. अब हम मूव ऑन करेंगे अपने अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.11 या 14.11 की तरफ, जो हमारे चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होने वाला है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है. 14.11, अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 ओम्स. एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है जो कि 5.6 ओम है. इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी ऑफ 3.0 वोल्ट्स. उसे 3.0 वोल्ट्स की बैटरी के साथ जोड़ा जा रहा है. स्टूडेंट्स, जब बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली उस रजिस्टर में से कुछ करंट पास करेगा. सो जिस वायर के साथ जोड़ा जा रहा है उस वायर की रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पासिंग. तो बैटरी के साथ जोड़ने पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऑलमोस्ट 0.5 एम्पियर का. कैलकुलेट, आपको फाइंड आउट क्या करना है? पावर डिसिपेशन इन द रजिस्टर, यानी वो रजिस्टर बैटरी से करंट की सप्लाई लेने पर कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है, यानी हाउ मच एनर्जी दैट रजिस्टर इज कंज्यूमिंग पर यूनिट टाइम, ये फाइंड आउट करना है. इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आपको टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी फाइंड आउट करनी है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पार्ट टेक्निकल है. आपको बैटरी की प्रोड्यूस्ड पावर भी फाइंड आउट करनी है और रजिस्टर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है ये भी फाइंड आउट करनी है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी कुछ और पावर कंज्यूम कर रही है, उस पावर में से कुछ हिस्सा रजिस्टर कंज्यूम करेगा. स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी कुछ पावर प्रोड्यूस कर रही है और उस पावर का कुछ हिस्सा हमारा रजिस्टर कंज्यूम कर रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए दोनों पावर्स को कैलकुलेट करेंगे और सवाल ये है कि आखिर रीज़न क्या होगा डिफरेंस ऑफ पावर का. सो यू नीड टू गिव द रीज़न फॉर द डिफरेंस ऑफ दीज टू क्वांटिटीज़. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. स्टूडेंट्स, तो गिवन लिखने के लिए जो सवाल में दी गई इंफॉर्मेशन है उसे ऑर्डर में पॉइंट्स के फॉर्म में लिख देते हैं. सबसे पहले बताया गया द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या रजिस्टर इज 5.6 ओहम्स और जो पोटेंशियल साथ कनेक्ट किया गया है वो तकरीबन 3.0 वोल्ट्स का है.
how much current is passing? I current is passing, which is equals to 0.5 amperes. My dear students, now let's talk about the required. Required लिखना शुरू करते हैं. क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं स्टूडेंट? सबसे पहले तो पावर डिसिपेशन, तो मैं पूरा लिखूंगा पावर डिसिपेशन. स्टूडेंट्स, पावर डिसिपेशन कहते हैं इस्तेमाल या खर्च होने वाली पावर को. तो पावर डिसिपेशन फाइंड आउट करनी है. इसी तरह से पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, यानी कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है ये भी लिखना है, ये भी फाइंड आउट करना है. तो लिखते हैं पावर प्रोडक्शन ऑफ द बैटरी कितनी है. सो पावर प्रोडक्शन भी फाइंड आउट करनी है. सो दो पावर्स हो गई, देन रीज़न भी देनी है. सो डियर स्टूडेंट्स, रीज़न भी रिक्वायर्ड है. तो चलिए अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब. डियर स्टूडेंट्स, पावर डिसिपेशन इन एनी रजिस्टर का क्या फार्मूला है? सो पावर डिसिपेशन का फार्मूला होता है एनर्जी जो खर्च हो जाए, यानी एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम. एक सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है वो एनर्जी टाइम पे डिवाइड की जाए तो एक सेकंड में खर्च होने वाली पावर आ जाती है. माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेकंड में खर्च होने वाली एनर्जी को कैसे लिखा जाता है? आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय टी करूँगा तो पावर डिसिपेशन आ जाएगी. करंट मेरे पास है, रेजिस्टेंस मेरे पास है, आई टाइम से कैंसिल हो जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पावर का फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर. तो डियर स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ 0.5 का स्क्वायर इंटू आर इज़ 5.6. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो ये 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 5.6 बन जाएगा. अगर आप इसे कैलकुलेटर पर फिर से मल्टीप्लाई करें तो द वैल्यू इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 1.4 वाट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, ये पावर जो डिसिपेट हो रही है वो 1.4 वाट के बराबर उसके इक्वल आ जाएगी. सो डिसिपेटेड पावर तो आपने कैलकुलेट कर ली. डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा वो पावर है जो रजिस्टर करंट की वजह से कंज्यूम कर रहा है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोड्यूस्ड पावर नहीं है. स्टूडेंट्स, ये तो कंज्यूम पावर आ गई. अब सवाल ये पैदा होता है कि पावर प्रोडक्शन के लिए कौन सा फार्मूला लगाऊं? एक सर्किट में एक बैटरी आखिर कितनी पावर प्रोड्यूस कर सकती है ये कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पावर इन अ सर्किट कैन बी रिटन एज वोल्टेज टाइम्स द करंट. सो अगर आप पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यू आर गोइंग टू यूज दिस फार्मूला. स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो आपके पास सर्किट में वोल्टेज कितने कनेक्टेड है वो भी गिवन है और उन वोल्टेज की वजह से जो सर्किट का करंट है वो भी गिवन है. तो वैल्यूज पुट कीजिए प्रोड्यूस पावर के लिए फार्मूले में. स्टूडेंट्स, फार्मूले में वी की जगह आ जाएगा 3 और आई की जगह आ जाएगा 0.5. तो डियर स्टूडेंट्स, द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी इज गोइंग टू बी 1.5 वाट्स. अरे ये तो डिफरेंस आ गया कंज्यूम्ड पावर के साथ. स्टूडेंट्स, जो प्रोड्यूस्ड पावर है वो 1.5 वाट है, कंज्यूम्ड पावर 1.4 वाट है. तो 0.1 वाट यानी डिफरेंस ऑफ पावर कितना हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 1.5 वाट्स माइनस 1.4 वाट्स विच इज इक्वल्स टू 0.1 वाट. ये पावर कहाँ जा रही है माय डियर स्टूडेंट्स? ये 0.1 वाट की पावर कहाँ जा रही है? चलिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सर्किट को ड्रॉ करते हैं. ये हमारा रजिस्टर है और रजिस्टर को कनेक्ट किया गया है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ. डियर स्टूडेंट्स, द बैटरी इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 1.5 वाट्स but the resistor is consuming only 1.4 watts. The rest energy is consumed by the charge as it flows through the battery. ज़ाहिर है इस
रजिस्टर को इस चार्ज को जब बैटरी में से पास करना है, तो डियर स्टूडेंट्स बैटरी में से पास करने पर भी तो इस चार्ज की कुछ ना कुछ एनर्जी लूज होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो हम वायर्स में से इस चार्ज के गुजरने पर जो एनर्जी लॉस होगी उसे काउंट नहीं कर रहे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स बैटरी की भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। याद रखिए, जो मर्जी जितना मर्जी अच्छा कंडक्टर हो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होती ही है। इसी तरह से बैटरी की भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो होगी। तो ज़ाहिर है उस बैटरी में से इस चार्ज के फ्लो करने पर जो चार्ज की एनर्जी कंज्यूम हो रही है, चार्ज की एनर्जी वेस्ट हो रही है, ये वो है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 0.1 वाट वो एनर्जी है जो चार्ज 1 सेकंड में बैटरी में से गुजरने पर लूज करेगा। तो टोटल पावर वही आ जाएगी 0.1 प्लस 1.4 यानी 1.5 वाट्स। तो टोटल पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू टोटल पावर प्रोड्यूस्ड, बट इन द केस ऑफ रेजिस्टर ओनली 1.4 वाट्स आर कंज्यूम्ड। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको समझ आ चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको क्लियर हो चुके हैं। अब आपका चैप्टर नंबर 14 मुकम्मल तौर पर फिनिश हो चुका है। वी हैव डन थ्योरेटिकल पार्ट, वी हैव डन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड देन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मुलाकात करूंगा अगली बार नए चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट्स और नए थॉट्स के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।